हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो आपका नेट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी और कॉलेज कैडर एक्सेट्रा। तो पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं। ये एक्चुअली 2016 का जो आपका जो नेट का एग्ज़ाम आया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने वहाँ से कलेक्ट किए हैं जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। और साथ ही साथ कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप पुरानी वीडियोज़ देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक चेक कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उनको भी एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। जो फर्स्ट फैक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है रॉबर्ट डाहल के बारे में, ठीक है। कि राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है कि राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल थियरी वो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की एक अमूर्त मॉडल का एक सूचक है। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो है ये कोई श्योरिटी नहीं कि कौन सी कोटेशन आएगी, लेकिन कोटेशंस आती ज़रूर हैं। तो ये रॉबर्ट डाहल ने ये इंपॉर्टेंट कोटेशन दी है। सेकंड जो है कि जो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत है वो गुणवत्ता परक होता है, ठीक है। और जो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है वो कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। कहीं ना कहीं क्वांटिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें दी गई है। और जो हम पोस्ट बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, उत्तर व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत की बात करते हैं, तो इसमें दोनों जो गुणवत्ता परक और मात्रात्मक ये दोनों तरह का होता है। तो कई बार मैच करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। व्यवहारवाद को राजनीतिक विज्ञान में क्या माना जाता है, जो आपका बिहेवियरलिज्म है आफ्टर 1945, जो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है उसके बाद की जो राजनीति उसको कहीं ना कहीं व्यवहारवाद जाना जाता है, ठीक है। तो व्यवहारवाद को राजनीतिक विज्ञान में किस रूप में जाना जाता है, एक क्रांति या एक आंदोलन के तौर पर इसको माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में अब इंडिविजुअल के बिहेवियर को जो स्टडी किया जाना आवश्यक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी पोस्ट बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जो थ्योरी है उसमें जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, मुख्य सिद्धांत क्या है इसमें। तो एक्ट एंड रेलिवेंस, ठीक है, सार्थकता और कृति, इसके दो इम्पॉर्टेंट जो है ये सिद्धांत है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उत्तर व्यवहारवाद की बात की जाती है। उत्तर व्यवहारवाद कब आया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो देखिए 1945 के बाद जो बिहेवियरलिज्म आया, उसके बाद जो 1970s में या 60s के दशक में, 70 के दशक में सॉरी, उसमें जो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म का नारा दिया गया था डेविड ईस्टन के द्वारा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में जो है कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ था, ठीक है। अब डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के क्या क्या सिद्धांत बताए हैं, उत्तर व्यवहारवाद के जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उसके क्या क्या सिद्धांत बताए हैं। तो सबसे पहले है कि तकनीक के साथ साथ इन्होंने सार का महत्व ज़रूरी माना है, ठीक है। तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर बल दिया है। एक जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ की हम बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वैल्यूज़ की बात की गई, ठीक है, मूल्यों की बात की गई। लेकिन जब बिहेवियरलिज्म आया तो उन वैल्यूज़, उन मूल्यों को जो है कहीं ना कहीं दरकिनार करके फैक्ट्स की बात की जाने लगी। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जब नारा उन्होंने दिया तो अब यहाँ पे उन्होंने दोनों की रेलिवेंस को इंपॉर्टेंट माना, जिसमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी बल दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। यथास्थिति के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन की उपयोगिता, ठीक है, और साथ में प्रक्रिया के साथ साथ उन्होंने लक्ष्य की उपयोगिता की भी उनसे बात की है। और परिवर्तन हेतु कृतियों के दायित्वों का अनुसरण और राजनीतिकरण की वांछनीयता, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नव उदारवाद का तात्पर्य क्या है, शास्त्रीय उदारवाद में रुचि की महत्वपूर्ण पुनर्जीवन से है, ठीक है। और ब्रिटेन में जो है नव दक्षिणपंथी जो राजनीतिक दलों ने क्या किया था, इन्होंने नव उदारवादी विचारों को जो इन्होंने ग्रहण किया। जो भी ब्रिटेन के जो नव दक्षिणपंथी राजनीतिक दल थे, ठीक है, ये किस तरह के विचारों को प्रेफर करते थे, ये न्यू लिबरलिस्ट थे, ठीक है, नव उदारवादी विचारक थे। और नव उदारवाद में कहीं ना कहीं दोबारा से एक जो इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, है ना, उसमें जैसे कि स्टेट का जो इंटरवेंशन था कहीं ना कहीं उसको कम करके मिनिमल स्टेट का एक कॉन्सेप्ट दिया जाने लगा था, ठीक है। शास्त्रीय उदारवाद का जो पुनर्जीवन है वो कब हुआ था, वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। इस दौर का जो उदारवाद था वो कैसा था,
कहीं ना कहीं राज्य को जो एक नेसेसरी एविल या एक आवश्यक बुराई के तौर पर माना जाता था, क्योंकि राज्य को वैसे भी स्टेट की नीड नहीं मानते थे उदारवादी, ठीक है। लेकिन क्यों ज़रूरी था ये? ताकि रूल एंड रेगुलेशन को बनाए रखें। बाकी स्टेट के इंटरवेंशन को, खासकर इकोनॉमिक स्फेयर में कहीं ना कहीं वो मना कर देते हैं, ठीक है। स्टेट की इंटरवेंशन को नहीं मानते ये। हस्तक्षेपवाद का समर्थन करता है ओबियसली, जो इंटरवेंशन की बात करें, ठीक है। लेजिज फेयर की पॉलिसी जो हमारे जो एडम स्मिथ हो गए, आपके जॉन लॉक हो गए, जेरमी बेंथम हो गए, ये सारे कहीं ना कहीं एक लेजिज फेयर स्टेट की बात करते हैं, हस्तक्षेपवादी राज्य की बात करते हैं, जिसमें राज्य का किसी भी तरीके से आर्थिक क्षेत्र में कोई भी ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो और बाजारी नियमों का पालन इसमें किया जाता है। स्वतंत्र व स्वायत्त व्यक्ति को मान्यता देता है, क्या कौन? जो आपका शास्त्रीय उदारवाद है, ठीक है। जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो उसकी जो इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, इकोनॉमिक स्फेयर में, या उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। व्यक्ति को कहीं ना कहीं रैशनल माना जाता था कि व्यक्ति जो है अपने लिए अच्छा बुरा सब कुछ खुद तय कर सकता है। जॉन लॉक की इसी बात को कहीं ना कहीं सीवी मैकफर्सन ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, जब उनको स्वतः मूल्य व्यक्तिवादी कहते हैं, ठीक है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं। जैसे जब हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं हम अपनी कैपेसिटी से करते हैं और इसके लिए हम किसी भी तरीके से सोसाइटी के प्रति या समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या समाज हमारे प्रति कोई भी समाज का उसमें कोई भी ज़्यादा खासा रोल नहीं है, हमारी कोई जिम्मेवारी या जवाबदेही नहीं है समाज के प्रति, हम सिर्फ जो कुछ हमने किया है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इंडिविजुअल कैसा हो रहा है, एक पॉजेसिव है, ठीक है। और पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट जॉन लॉक को सीवी मैकफर्सन ने कहा है, और इसमें भी यही माना जाता है जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है कि व्यक्ति जो है व्यक्ति कैसा है, स्वतंत्र है और कहीं ना कहीं रैशनल है, ठीक है, तार्किक है। आर्थिक उदारवाद को कहीं ना कहीं शास्त्रीय अथवा मैनचेस्टर उदारवाद भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक उदारवाद को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो शास्त्रीय अथवा मैनचेस्टर उदारवाद कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा, ठीक है। उनकी जो सोशल जस्टिस की अवधारणा थी उसको किसने एक मृग मारीचिका के रूप में खारिज किया था? तो फ्रेडरिक हेक ने, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के रहने वाले थे, फ्रेडरिक हेक, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा को, सामाजिक न्याय की अवधारणा को जो है एक मारीचिका के रूप में खारिज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है विचारधारा को ना तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एंड्रयू हेवुड ने कहा है। माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च का प्रारंभ किया था 1934 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैच करने के लिए, जैसे तर्क के प्रति विद्रोह, ठीक है। तो ये इस तरह के विचार से कौन संबंधित है? रूसो। नैतिक उदासीनता, मैकियावेली। अब देखिए नैतिक उदासीनता का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एक अब्सेंस या नैतिकता के प्रति उदासीन होना, ठीक है। तो देखिए मैकियावेली के जिस तरह से प्रिंस की बात करते हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक नैतिकता मोरालिटी की कहीं ना कहीं मोरालिटी के प्रति एक उदासीनता है, या एक आप यूँ समझिए कि जिसमें उसमें प्रिंस को जो एक उपदेश दिए गए कि आप वक्त आने पर आप किसी भी तरीके से बिहेवियर कर सकते हैं, ठीक है, या व्यक्ति के प्रति आपको कहीं ना कहीं ये दिखावा करना है कि आप उनके प्रति बहुत नैतिक हैं, लेकिन वास्तव में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक उदासीनता है मैकियावेली के अकॉर्डिंग, ठीक है। आत्म परिरक्षण की वृत्ति, ये हॉब्स बात करते हैं, ठीक है। आत्म परिरक्षण की वृत्ति का मतलब क्या होता है? हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट कोई भी राइट नहीं है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति के जब कहीं ना कहीं एक आत्मरक्षण की बात आती है, जब आत्म परिरक्षण की बात आती है, जब व्यक्ति की जान पर ही बनाए, तो व्यक्ति जो है राज्य का या राजा का जो विरोध कर सकता है, अन्यथा व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस तरह से कहीं ना कहीं जो हॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं, ठीक है। और संपत्ति का जो नैसर्गिक अधिकार है, ठीक है, नैसर्गिक मीन जो नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है, तो इसकी बात किसने की? जॉन लॉक ने इसकी बात की है। एक कोटेशन है कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो ये कोटेशन किसकी है? ये महात्मा गांधी की कोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विचारों के बारे में प्लेटो का जो सिद्धांत था, ठीक है, जो आइडिया ऑफ प्लेटो का जो विचारों का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत पर, थ्योरी ऑफ नॉलेज के ऊपर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान
न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में ये किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विवेक विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ ही सकती है। तो ये किसने, G.H. सेवाइन ने कहा है एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आगे हम लॉक के जो राज्य सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं की बात करेंगे। लॉक के राज्य के सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, जॉन लॉक आप जानते ही हैं कि फर्स्ट वो जो कहीं ना कहीं एक लिबरलिज्म की बात करते हैं, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी माना जाता है, उदारवाद का पिता माना जाता है। जॉन लॉक राज्य के बारे में क्या समझते हैं कि लॉक का राज्य जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से ही संबंधित है। ठीक है, राज्य की स्थापना का आधार व्यक्ति की सहमति है। ठीक है, सहमति मतलब उनका ये मानना था राज्य को किसने बनाया, कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट करके एक सहमति, आम सहमति के द्वारा ही व्यक्ति ने जो राज्य की स्थापना की है। सरकार राजनीतिक समाज अर्थात राज्य का कार्यकारी अंग है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो एक जो आपकी जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल सोसाइटी है, और राज्य का क्या है, एक कार्यकारी अंग है आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, और सरकार के कार्य सीमित है, अतः उसकी शक्तियाँ भी सीमित है। मतलब सरकार को सिर्फ इतना सा कार्य दिया, आपको लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है। ठीक है, और आपको प्रॉपर्टी की, आपका जो इंडिविजुअल के राइट है, ठीक है, जो नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, ठीक है, इन तीनों अधिकारों की स्वतंत्र की रक्षा करना जो है राज्य का या सरकार का मुख्य काम रहेगा, जो कि सीमित है। मतलब इसके परे सरकार जो है कुछ भी काम नहीं कर सकती है। सरकार की शक्तियों पर लगाए गए अंकुश उसे व्यक्ति के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को एक प्रवक्ता बना देता है। मतलब प्रवक्ता मीन्स कि व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का एक रक्षक बना देता है सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, लॉक जो है राजनीतिक समाज की रचना एवं समिति के आधार पर मानता है, वहीं शासन संचालन में बहुमत के सिद्धांत को भी ये स्वीकार करता है। ठीक है, राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए ऐसा लॉक मानते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं लॉक। सरकार के पास स्वाविवेकी अधिकार भी होना चाहिए, ये एक सहनशील राज्य है, और संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा है, प्राकृतिक अधिकार है या एक नैसर्गिक अधिकार है, ये जॉन लॉक मानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रूसो के बारे में। ठीक है, रूसो जॉन लॉक के बाद इससे पहले सबसे पहले हॉब्स ने एक सामाजिक समझौता की बात की थी, राज्य की उत्पत्ति जो सामाजिक समझौते से हुई, उसके बाद लॉक और उसके बाद रूसो आते हैं। ठीक है, रूसो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक समझौते के उपरांत ही हुई है। तो रूसो के कुछ इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे। दो मूल प्रवृत्तियाँ, स्वप्रेम और सहानुभूति, ये दो मूल प्रवृत्तियाँ जो मानव की प्रकृति का निर्माण करती है। ठीक है, क्या क्या, स्वप्रेम और सहानुभूति, एक तो खुद के प्रति प्रेम और दूसरे के प्रति सहानुभूति। ठीक है, यही मानव की प्रकृति जो कहीं ना कहीं मानव की प्रकृति का निर्माण करती है, ये दो चीज़ें। ठीक है, और एक मतलब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन नेचर की इन्होंने बात की, ह्यूमन नेचर कैसा है, स्वप्रेम है। ठीक है, खुद के प्रति प्रेम भी है और दूसरे के प्रति सहानुभूति भी है, और एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है। अब देखिए इस लाइन में या इस फैक्ट में क्या गहराई है। उनका मानना है कि जब हमने सोचना शुरू किया, जब इंसान ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, तो क्या हुआ, साइंस का आविष्कार हुआ, विज्ञान का आविष्कार हुआ, और जब साइंस और मशीनों का आविष्कार हुआ तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, इसलिए वो दुराचारी बन गया। ठीक है, तो विचारशील व्यक्ति कैसा एक दुराचारी पशु होता है, ऐसा रूसो ने कहा। इसी तरह की डायरेक्ट कोटेशन कई बार पूछी जा सकती है। और परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, ये भी रूसो का मानना था। और देखिए जनरल विल क्या है, सामान्य इच्छा क्या है, एक समूह की सोच होती है, जिसका ऐसा ग्रुप माइंड। ठीक है, तो ये रूसो का मानना है। ठीक है, कहीं भी ऐसा आता है जो कि सामान्य इच्छा से जुड़ा हुआ कौन है, तो रूसो मानता है। ठीक है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक सहमति या एक समझौते के द्वारा हुई है, और लोगों की सामान्य इच्छा का परिणाम ही राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम J.S. मिल के बारे में बात करेंगे। J.S. मिल जेरमी बेंथम के बाद दूसरे उपयोगितावादी विचारक हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं राज्य की उपयोगिता की बात की है। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। बिल्कुल, J.S. मिल के अकॉर्डिंग जो आपकी जो हैप्पीनेस है उसको कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ तरीके से इसको मेजरमेंट की जा सकती है, इसको मापा जा सकता है। आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न भिन्न होता है। देखिए मात्रा की बात कौन करता है, जेरमी बेंथम करते हैं। ठीक है, आनंद की मात्रा की बात करते हैं, लेकिन J.S. मिल जो है उसके गुण की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं कि किस चीज़ में आपको कितना किस गुण की आपको हैप्पीनेस मिल रही है। ठीक है, मिल का जन्म कब हुआ था, 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। देखिए बहुत जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, आपको इनका ईयर जहाँ पे पैदा हुए हैं जगह और
आपको जो इनका ईयर है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आपसे ये पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे। 1843 में J.S. मिल की एक इम्पॉर्टेंट बुक आती है सिस्टम ऑफ लॉजिक, ठीक है। और सुखवाद कलन जो फैलिसिफिक कैलकुलस है ये असंगत नहीं है, ऐसा J.S. मिल मानते हैं। मिल उपयुक्तवादी तर्कों का प्रयोग करते हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने कहीं ना कहीं उपयुक्तवाद में एक संशोधन किया है। जो जेरमी बेंथम इज़ द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और J.S. मिल ने उसमें संशोधन किया है, ठीक है। तो J.S. मिल किसके स्टूडेंट है? जेरमी बेंथम के। ना अमर्त्य सेन की बात करते हैं। अमर्त्य सेन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, ईयर वाइज ये बुक्स पूछी जा सकती है और आप मुझे कमेंट में बताएंगे इन बुक्स का ईयर, ठीक है, कि कौन सी बुक इसमें से कब आई। सबसे पहले इनकी जो बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस है, और इनइक्वालिटी री एग्जामिन, तीसरी बुक है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, और चौथी बुक है चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आपने इनका ईयर मुझे सीक्वेंस वाइज मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैज़िनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों एक तरह की सोच रखते थे, एक तरह के विचारों का इन्होंने प्रतिपादन किया है। दोनों का ही ये मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार है और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इन्होंने एक नैतिकता और राजनीति को दोनों को जो है एक दूसरे की पूरक माना है, ठीक है, कि राजनीति में से नैतिकता को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर में आस्था रखना नैतिकता का एक आधार है। और दोनों जो है कहीं ना कहीं एक तरह के विचार रखते थे, मैजिनी और अरविंदो। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिस्टम अप्रोच, जो आपकी जो व्यवस्था दृष्टिकोण है या व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम अप्रोच है, ये सबसे पहले किस सब्जेक्ट में, उसके बाद किस सब्जेक्ट में, और उसके बाद किस सब्जेक्ट में ये यूज़ हुई है, ठीक है। तो देखिए फाइनली जो हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हम सिस्टम अप्रोच की बात करते थे, कहाँ से निकली है? ये नृविज्ञान से निकली है, ठीक है। उसके बाद इसको सोशियोलॉजी में, उसके बाद इसको साइकोलॉजी में, और उसके बाद इसको पॉलिटिकल साइंस में इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया गया सिस्टम अप्रोच को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये PYQ नहीं है, पहले पूछे नहीं जा चुके, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके किसी भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो मैच करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि न्याय अधिक बलशाली का हित है। तो ये किसने माना है? थ्रेसिमेकस ने माना कि जस्टिस क्या है? इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर, ठीक है। जस्टिस जो है कहीं ना कहीं बलशाली का हित है। न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका वह काम है जो उसका प्रकृति के अनुकूल है, या जो उसके प्रकृति के अनुकूल है, ठीक है। तो ये आपकी ये स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने माना है, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने माना है। तीसरा है न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, तो ये डिग्री का माना है। और न्याय निष्पक्षता है, ठीक है। न्याय को क्या कहा है? निष्पक्षता। किसने? अनुपातिक समानता की बात की गई है, ठीक है। जो अनुपातिक समानता है उसकी बात किसने की है? अरिस्टोटल ने की है। अनुपातिक समानता का मतलब क्या होता है? समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, या समानों को समान और समानों को असमान अधिकार दिए जाएं। इसी को जो है कहीं ना कहीं अरिस्टोटल ने अनुपातिक समानता कहा है। या जो योग्य है उसको वह पद मिलना चाहिए या वह सम्मान मिलना चाहिए जो उसके लायक है, या जो उसकी योग्यता रखता हो। तो ये अनुपातिक समानता है, और ये बात किसने की है? अरिस्टोटल ने की है। लोकसभा स्पीकर की ड्यूटीज़ की यहाँ पे बात की जाइए, ठीक है, कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि लोकसभा स्पीकर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, ठीक है। लोकसभा स्पीकर जो है सत्र की अध्यक्षता करना, ठीक है, जो भी सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। सदन के कामकाज का संचालन कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ये निर्णय कौन करता है कि कोई धन बिल है या नहीं है? तो ये भी कौन निर्णय करता है? ये लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। और सदन का जो अनुशासन व मर्यादा, सदन में जो है अनुशासन व मर्यादा बनाए रखना, ठीक है, तो ये भी लोकसभा स्पीकर करता है। और अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन लाने की जो अनुमति देता है वो भी कौन देता है? लोकसभा स्पीकर। अटेंशन नोटिस देना, सदन की बैठक का एजेंडा तय करना, ये सब कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। और एक जो दल बदल संबंधी अंतिम निर्णय लिया जाता है, इसका अधिकार भी किसके पास है? ये भी लोकसभा स्पीकर के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने के लिए बुक्स बहुत बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है ऑन लिबर्टी, ये बुक इसकी J.S. मिल की बुक है, 1859 में ये बुक लिखी गई है, ठीक है, ऑन लिबर्टी। इसमें इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार भी दिए हैं। और J.S. मिल से संबंधित या इनके बुक्स या इनका जो लिबर्टी या स्वतंत्रता के ऊपर जो विचार था वो आपको इसी बुक में मिलेगा, ऑन लिबर्टी में, ठीक है।
टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये इसाया बर्लिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, 1958 में लिखी गई है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये आंग सान सूकी की बुक है 1991 की। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की बुक है, 1994 में ये बुक लिखी गई है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूर्ण प्रभुसत्ता की बात किसने की है, बोदेन ने की है, ठीक है। संप्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति का सूचक है जो कानून के बंधन में नहीं बंधी होती है, मतलब कानून भी कहीं ना कहीं उस संप्रभुसत्ता के नीचे ही रहता है। तो इस तरह से एक संपूर्ण या पूर्ण प्रभुसत्ता की यहाँ पे बात की जा रही है, वो कौन कर रहे हैं, बोदेन कर रहे हैं, ठीक है। जॉन रॉल्स का जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वितरक न्याय का जो सिद्धांत है, वो कौन से विचारों पर आधारित है, तो ये विभेद का सिद्धांत है, ठीक है। विभेद के सिद्धांत पर ये आधारित है। विभेद का मतलब क्या होता है कि न्याय के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग कब बना था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है। ये एक सलाहकारी बॉडी है अपनी नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के स्थान पर इसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूएन यूनाइटेड नेशन चार्टर का वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत एनजीओ, ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, गैर सरकारी संगठन, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो है यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 71 में इस वर्ड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को अंतःक्रिया का वैध पैटर्न किसने कहा है, ठीक है, लेजिटिमेट पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, तो ये गैब्रियल आमंड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संबंध में डुवर्जर ने क्या प्रतिपादित किया है, तो देखिए जो मॉरिस डुवर्जर है किससे रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, और इन्होंने कैडर बेस्ड पार्टीज़ की बात की है, ठीक है, कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट वन, हु गेव प्रोमिनेंस टू द साइज प्रिंसिपल इन हिज थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है एक जो साइज या आकार सिद्धांत है, ठीक है, राजनीति के गठबंधन सिद्धांत में प्रमुखता दी है किसको, आकार सिद्धांत को, किसने दी है, विलियम रेकर ने ये प्रमुखता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग था जिसने भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को के सृजन की सिफारिश की थी, किसके लिए, जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों का सृजन किया जाना चाहिए, तो ये सिफारिश किस आयोग ने की है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, 1956 का जो आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये सिफारिश की गई कि जो भी भाषाई तौर पर जो अल्पसंख्यक लोग भारत में रहते हैं उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों की सिफारिश की है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, 1956 में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। रूसो द्वारा किस असमानता को पारंपरिक असमानता कहा गया है, तो ये सामाजिक असमानता को, ठीक है, जो सोशल इनइक्वालिटी, इसको जो इन्होंने पारंपरिक असमानता कहा है रूसो ने। हु क्लासिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इनटू रिपब्लिक, मोनार्किक एंड डिस्पोटिक, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया है रिपब्लिक, मोनार्किक और डिस्पोटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड थे और कुछ इंपॉर्टेंट PYQs थे 2016 नेट के एग्ज़ाम के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।